अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो है, जिसमें हम महाटेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पेपर 1 चल रहा है हमारा। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट किया था, यानी कि पार्ट 4 कंप्लीट किया था। ये पार्ट 5 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 125 तक सॉल्व करेंगे। 12 दिसंबर 2017 का जो पहला पेपर हुआ था मॉर्निंग सेशन का, वो पेपर है ये। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 101 है, हिदायत दिए गए मुतबादिल से मुताल्लिक़ लफ्ज़ का इंतखाब करें। मुताल्लिक़ लफ्ज़ का इंतखाब करना है, खाली जगह पुर करना है। बेसिकली भारत का रिश्ता दिल्ली से वही है जो पाकिस्तान का डैश से है। भारत और दिल्ली, इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है? दिल्ली जो है वो भारत का सदर मुकाम है, तो पाकिस्तान का सदर मुकाम चाहिए होगा हमें। अब पाकिस्तान का सदर मुकाम जो है वो इस्लामाबाद है, तो इसलिए इस्लामाबाद आएगा। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, कराची को पाकिस्तान का सदर मुकाम समझा जाता है। इसका सही जवाब इस्लामाबाद ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 102 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 102 ट्रांसलेशन की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। 2 आदमी और 3 लड़के एक काम 10 दिनों में मुकम्मिल करते हैं। वही काम 3 आदमी और 2 लड़के 8 दिन में मुकम्मिल करते हैं। 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इसी काम को कितने दिन में मुकम्मिल करेंगे? फेमस कैटेगरी है ये क्वेश्चन की। ये जो है तनासुब, इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल है। अब यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? 2 आदमी और 3 लड़के, यानी कि मजदूर दिए जा रहे हैं, और काम कितने दिनों में हो रहा है वो दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो 2 बेसिक क्वांटिटीज़ है वो है, एक तो मजदूरों की तादाद और दूसरा काम को मुकम्मिल होने के लिए वक्त। अगर इन दोनों का तनासुब देखें, हम इन दोनों मिक़दारों का तनासुब देखें, तो ये दोनों जो है वो माकूस तनासुब में होते हैं। मजदूरों की तादाद और वक्त माकूस तनासुब में होते हैं। माकूस तनासुब में होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है, और दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो पहली चीज़ घट रही है। इसे माकूस तनासुब कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जितने ज़्यादा मजदूर होंगे, वक्त काम को मुकम्मिल होने में उतना कम लगेगा। यानी कि पहली चीज़ बढ़ रही है, मजदूरों की तादाद बढ़ रही है, तो वक्त क्या होगा? कम होगा। अगर मजदूरों की तादाद घटेगी तो काम को मुकम्मिल होने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा। तो इसी को कहते हैं माकूस तनासुब। एक तो माकूस तनासुब होता है और दूसरा रास तनासुब होता है। रास तनासुब में दोनों चीज़ें बैक वक्त बढ़ती है या घटती है। जैसे वक्त और काम, अगर काम है, काम की मिक़दार को बढ़ा दिया जाए तो वक्त भी बढ़ जाएगा, और अगर काम की मिक़दार को कम कर दिया जाए तो वक्त भी कम हो जाएगा। ये रास तनासुब होता है। हमें यहाँ पर मतलब है माकूस तनासुब से मजदूरों की तादाद और वक्त जो है ये माकूस तनासुब में होते हैं। रियाजियाती सूरत में अगर समझिए, मजदूरों की तादाद को मैंने x से मान लिया और वक्त को मैंने y से मान लिया, तो इनका माकूस तनासुब कुछ इस तरह से लिखेंगे। x1 y1 मसावी x2 y2 मसावी x3 y3 मसावी, और ये आगे तक चलता जाएगा। अब x1 y1 यानी क्या? हमें जो पहला केस दिया गया है, 2 आदमी और 3 लड़के, ये मिलकर 10 दिनों में काम मुकम्मिल करते हैं, तो ये पहली सूरत हो गई। फिर बोला है वही काम 3 आदमी और 2 लड़के 8 दिन में मुकम्मिल करते हैं, यानी कि 3 आदमी और 2 लड़के, मजदूरों की तादाद x और काम को मुकम्मिल होने के लिए वक्त 8 दिन, ये
दूसरी सिचुएशन हो गई। अब हमें तीसरी सिचुएशन दे रहा है, बोल रहा है कि 2 आदमी और एक लड़का मिलकर इसी काम को कितने दिन में मुकम्मिल करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x1 y1 मसावी x2 y2 लेंगे। x1 y1 मसावी x2 y2। अब यहाँ पर देखिए, आदमी को मैं फर्ज कर रहा हूँ m से और लड़कों को फर्ज कर रहा हूँ b से। तो पहली शक्ल में, पहली सूरत में क्या बोला है हमें, 2 आदमी और 3 लड़के एक काम 10 दिनों में मुकम्मिल करते हैं। 2 आदमी और 3 लड़के, यानी कि x की जगह पर आएगा 2 आदमी जमा 3 लड़के। 2 आदमी हो गए 3m जमा 2 आदमी यानी कि 2m जमा 3b। इसे नीचे लिख लेता हूं मैं, 2m जमा 3b। ये हो गई मजदूरों की तादाद। ज़रब में आएगा y1 यानी कि दिनों की तादाद, मुकम्मिल वक्त कितना लग रहा है वो, मसावी। दूसरी सिचुएशन में क्या बोला है हमें, वही काम 3 आदमी और 2 लड़के 8 दिन में मुकम्मिल करते हैं। यही काम जो है वो 3 आदमी और 2 लड़के 3m जमा 2b मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 दिन में मुकम्मिल कर रहे हैं, इसलिए 8 से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये जो है ये हमें मसावात मिलेगी। इस मसावात को सॉल्व करके हम m और b इनके दरमियान ताल्लुक़ को निकाल लेंगे। 2m ज़रब 10 ये हो जाएगा 20m जमा 3b ज़रब 10 ये हो जाएगा 30b मसावी 3m ज़रब 8 ये होगा 24m जमा 2b ज़रब 8 ये होगा 16b। m के टर्म्स एक तरफ कर लेंगे और b के टर्म्स एक तरफ कर लेंगे। 24m 20m को इधर लेकर आएंगे हम और 16b को इधर लेकर जाएंगे। 30b एज इट इज़ यहीं पर है, 16b जमा में है यहाँ पर, इधर आकर मनफी में होगा। बड़े को अपनी जगह पे ही रखकर छोटे को उस बड़े की तरफ लेकर जाना होता है। 30b मनफी 16b ये होगा 14b मसावी 24m मनफी 20m ये होगा 4m। तरफेन को अब हम क्या करेंगे, 2 से तकसीम कर देंगे। 2 से तकसीम 4/2 ये होता है 2m और 14/2 ये होगा 7b। तो इस तरह से हमें m और b की मिक़दार में ताल्लुक़ मिल गया। इसका मतलब ये होता है कि 2 आदमी मिलकर जितना काम करते हैं वही काम को करने के लिए 7 लड़के लगेंगे। तो इस तरह से ये रिलेशन निकालना ज़रूरी है इस सवाल को हल करने के लिए। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि यही काम 2 आदमी और एक लड़का मिलकर इसी काम को कितने दिन में मुकम्मिल करेंगे। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन ले लेंगे। 2m जमा 3b ज़रब 10, 3m जमा 2b ज़रब 8, इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन ले लेंगे और फिर उस सिचुएशन की मदद से वहदानी तरीके से जवाब निकालेंगे। अब यहाँ पर 2m की कीमत दी गई है तो मैं ये ले रहा हूँ 2m जमा 3b। 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर काम को 10 दिन में मुकम्मिल करते हैं। यानी कि 2m की जगह अब मैं क्या कर सकता हूँ, 7b रख सकता हूँ। 7b जमा 3b ये हो जाएगा 10, 10b यानी कि 10। तो 10 दिनों में मुकम्मिल करने के लिए कितने दिन लगेंगे, कितने लड़के दरकार होंगे, 10 लड़के दरकार होंगे। इसी तरह से दूसरी सिचुएशन जो हमें दी गई थी, जो सवाल में पूछा जा रहा है हमें, 2m जमा 1b, 2 आदमी और एक लड़का मिलकर काम को कितने दिन में मुकम्मिल करेंगे। तो उसके लिए हम x ले लेंगे। 2m की जगह पर हम क्या रखेंगे, 7b रखेंगे जमा 1b ये होगा x, 8b ये होगा x, 8b x दिन में मुकम्मिल करेंगे। अब इन दोनों को
इस सूरत में रखकर हम x की कीमत निकाल लेंगे, यानी कि वक्त दरकार जो वक्त है वो निकाल लेंगे। 10b ज़रब 10 मसावी 8b ज़रब x। मजदूरों की तादाद ज़रब वक्त मसावी मजदूरों की तादाद ज़रब वक्त। 10b ज़रब 10 ये होता है 100b मसावी 8b x। ये b और b कैंसिल हो गया, x मसावी बचा 100/8। 100 को 8 से तकसीम करेंगे, 8 एकन 8, 10 में से 8 तफरीक किया बचा 2, सिफर को नीचे लिया, 8 दुगनी 16, 20 में से 16 गया बचा 4। अब 4 8 से छोटा है इसलिए यहाँ पर अशारिया लगाकर यहाँ पर सिफर लगाया, 8 पंजे 40, 40 में से 40 तफरीक हुआ, सिफर बचा। तो इस तरह से x मसावी 12.5 यानी कि 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इसी काम को 12.5 दिनों में मुकम्मल करेंगे। 12.5 का जो ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन है, इसलिए बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 103। सवाल नंबर 103 में भी गड़बड़ हुई है ट्रांसलेशन की वजह से। सवाल को इस तरह से पढ़ेंगे हम। नुक्ता x से शुरू करके जयंत मगरिब की जानिब 15 मीटर चला, फिर वो बाएं जानिब मुड़ा और 20 मीटर चला। वो फिर बाएं जानिब मुड़ा और 15 मीटर चला, इसके बाद वो अपने दाएं जानिब मुड़ा और 12 मीटर चला। अब जयंत नुक्ता x से कितनी दूरी पर है? एक पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा है, मूविंग स्टार्ट कर रहा है जयंत, और फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्या है ये पूछा जा रहा है हमारे से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर शुमाल मशरिक मगरिब की निशानदही कर देंगे। ये होगा शुमाल, ये होगा जुनूब, ये होगा मगरिब और ये होगा मशरिक। नाउ क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक्स पॉइंट से जयंत ने स्टार्ट किया, तो इसको मैं एक्स पॉइंट मान रहा हूं। एक्स पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद जयंत मगरिब की जानिब 15 मीटर चला। अब मगरिब की जानिब 15 मीटर चला मतलब इस डायरेक्शन में गया वो, और यहाँ पर 15 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। ये 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। जब उसका फेस इधर की तरफ है तो ये उसका लेफ्ट वाला साइड हो जाएगा और ये उसका राइट वाला साइड हो जाएगा। अब इसके बाद बोल रहा है हमसे, फिर वो बाएं जानिब मुड़ा और 20 मीटर चला। बाएं जानिब मुड़ने का मतलब लेफ्ट में मुड़ा, फिर वो तो यहाँ पर मुड़ा और 20 मीटर चला, तो वो यहाँ पर मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, तो ये होगा 20 मीटर का डिस्टेंस। अब यहाँ पर उसका लेफ्ट जो होगा वो ये होगा और राइट जो होगा वो ये होगा, ये उसका लेफ्ट और राइट। अब आगे हमसे बोल रहा है वो फिर बाएं जानिब मुड़ा और 15 मीटर चला। वापिस से वो बाएं जानिब मुड़ा यानी लेफ्ट साइड में मुड़ा, तो वो यहाँ पर आएगा और 15 मीटर चला यानी कि एग्जैक्ट इसी एलिवेशन में यहाँ पर वो पहुँचेगा। अब यहाँ पर ये उसका लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये उसका राइट साइड हो जाएगा। ये डिस्टेंस है 15 मीटर का। नेक्स्ट इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद वो अपने दाएं जानिब मुड़ा। अब तक वो लेफ्ट में ही मुड़ रहा था, अब वो राइट में मुड़ा और 12 मीटर चला। राइट में मुड़ने का मतलब वो यहाँ पर मुड़ेगा और वो 12 मीटर चला। ये एंड पॉइंट आ गया। इस तरह से एंड पॉइंट मिला। तो नुक्ता x से कितनी दूरी पर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है पूछ रहा है वो ये डिस्टेंस 15 मीटर, ये डिस्टेंस 15 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो फासला रहेगा वो क्या रहेगा, 20 मीटर रहेगा। ये एक मुस्ततिल बन जाएगा। 20 मीटर ये वाला फासला जमा 12 मीटर ये वाला फासला, इस तरह से 32 मीटर, 20 मीटर जमा 12 मीटर
तो 32 मीटर का फासला वो तय करेगा। ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा इस सवाल का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 104, लो प्रोटीन डाइट रिजल्ट्स इन कम प्रोटीन वाली खुराक का नतीजा होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है वो जवाब देना है हमें। पहला है एनर्जी की कमी, तवानाई की कमी, दूसरा है कमजोरी, तीसरा है नमू और चौथा है ऑल ऑफ दी अबव। अब सी नमू ग्रोथ, इसके अंदर नमू में कमी आना चाहिए था या फिर नमू में रुकावट आना चाहिए था, तो ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव राइट रहता था, नहीं तो ऑप्शन ए बी ये दोनों राइट थे। सी वाला ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, उसे हमें नमू में कमी समझना पड़ेगा अगर डी को हम राइट आंसर लेते हैं ऑल ऑफ दी अबव का। ये था सवाल नंबर 104। सवाल नंबर 105 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 105 भी ट्रांसलेशन की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। झैल में दिए गए हुरूफ अददी सिलसिले को पढ़कर दिए गए सवाल का जवाब दीजिए। ऊपर दिए गए क्वेश्चन में एक हुरूफ अददी सिलसिला दे रहा है, मतलब एक ऐसी सीरीज दे रहा है जिसमें हुरूफ भी है और अदद भी है, लेटर्स भी है और नंबर्स भी है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, ऊपर दिए गए सिलसिले का इब्तिदाई निस्फ उल्टा और फिर उसके बाद बकिया निस्फ उल्टा लिखा जाए, मतलब जो सीरीज दी गई है उसके हाफ को लेना है। इब्तिदाई निस्फ यानी कि स्टार्टिंग हाफ को लेना है और फिर बाद में उसे लिखना है और फिर बाद में बाकी जो पार्ट बच गया है उससे लिखना है और फिर ये डिसाइड करना है कि 22 से 18वें मुकाम पर कौन सा हुरूफ या अदद होगा। इस तरह से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इब्तिदाई निस्फ मालूम करने के लिए, आखिरी निस्फ मालूम करने के लिए हमें इसका सेंटर मालूम होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेंटर मालूम करेंगे। अब सेंटर मालूम करने के लिए हमें इनको गिनना पड़ेगा। तो 3-3 के फॉर्मेट में मैं ये नंबर्स लिख लूँगा, सॉरी डिजिट्स, नंबर्स और लेटर्स लिख लूँगा। सबसे पहला जो है B84, दूसरा जो है CRM, तीसरा जो है 9PD, फिर है KWF, A2E, फिर है J7X, फिर है UQH, UQH के बाद है LTY और फिर है 6GS। इस तरह से ये सीरीज है हमारे पास। अब ये जो टोटल है अगर इसे हम काउंट करते हैं, ये 3 के ग्रुप में 9 है टोटल, तो 3 9 है 27, यानी कि टोटल 27 है। अब 27 का सेंटर यानी कि 27 के आधे निकालने के लिए हमें उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13.5। तो 13.5 को ले नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, यानी जितने टोटल आ रहे हैं उसमें एक ऐड करते हैं और उसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो 27 में एक ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 14 मिल जाएगा। तो इसका जो सेंटर पार्ट है वो 14वें नंबर के मुकाम को माना जाएगा। अब 14वां नंबर का मुकाम कहाँ पर है, 3 3 6 6 3 9 3 12 12 13 और ये 14, तो यहाँ पर इसका सेंटर माना जाएगा। तो इब्तिदाई निस्फ लिख रहा है, मतलब इब्तिदाई निस्फ को ऐसे ही लिखा जाएगा पूरा, और फिर उसके बाद में इब्तिदाई निस्फ उल्टा लिखा जा रहा है, सॉरी उल्टा लिखा जाएगा, मतलब 2 पहले, फिर A पहले, फिर F पहले, फिर W पहले, K पहले। अब वो कैसे भी लिखा जाओ, ये तो 14वें नंबर पर ही आ रहा है, हमें मतलब किससे है, 18वें नंबर से है। तो ये किस तरह भी लिखा जाओ, 14वें नंबर पर ये वाला B वाला रहेगा, उल्टा लिखा जाएगा। तो इसे आगे हमसे बोल रहा है बकिया निस्फ उल्टा लिखा जाए। बकिया निस्फ क्या है, उल्टा लिखा जा रहा है, तो बाकी का जो है वो उल्टा लिखा जा रहा है।
तो आगे इस तरह से बढ़ेगा 15वें नंबर पर, 16वें नंबर पर, 17वें नंबर पर और 18वें नंबर पर। उल्टा लिखना है तो 14वें नंबर पर यहाँ पर बी आ जाएगा, इब्तदाई निस्फ को उल्टा लिखा हमने। 15वें नंबर पर बाकी का जो बचा है उसे उल्टा लिखना है, तो ये आएगा एस, फिर ये आएगा जी, फिर ये आएगा 6 और 18वें नंबर पर आएगा वाई। तो इस तरह से वाई वाला ऑप्शन जो रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा, जो कि ए ऑप्शन है आंसर्स में। ये था सवाल नंबर 105। सवाल नंबर 106 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 106 को इस तरह से पढ़ेंगे हम। एक खानदान के 5 अफराद के वजन 15 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 9 किलोग्राम, 56 किलोग्राम और 60 किलोग्राम है। खानदान के अफराद का औसत वजन क्या होगा? औसत निकालना है हमें। टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको जमा करते हैं और बटे जितने हैं वो उतने से तकसीम करते हैं। तो वजन जो दिए गए वो है 56, 60, 15, 5, 9, 56 और 60 इस तरह से दिए गए हैं। तो 15, 5 और 9 बच रहा है। ये टोटल की जमा कर लेंगे हम और इसे डिवाइड करेंगे कितनी क्वांटिटी है ये, मतलब कितने हैं, शुमारे कितने हैं। तो ये जो है ये टोटल 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे हम। 15 और 5 होता है 20, 20 और 9 होता है 29, 29 में 60 मिलाएंगे तो ये बनेगा 89, 89 में 56 ऐड करेंगे, 5, 8 और 5 13 और 1 14, 145 अपॉन 5 होगा, उसे 5 से तकसीम कर देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 14 में से 10 निकलेगा, बचेगा 4, बाजू वाले 5 के साथ मिलके बनेगा 45, 5 ना है 45, 29 बटे 1 यानी कि 29 ये जवाब होगा इसका। ऑप्शंस में ढूंढेंगे हम, ए है 50, बी है 29, तो बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। सबक सवाल नंबर 107। सवाल नंबर 107 को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। हर सवाल में एक जुमला है जिसके बाद 4 जुमले ए, बी, सी और डी के नाम से दिए गए हैं। इसमें मुंसलिक जोड़ियों को चुनिए जहां पहला जुमला दूसरे जुमले की तरफ इशारा कर रहा है और 2 जुमले मंतकी मरकजी बयान के मुताबिक है। इस तरह का सवाल हमने पहले भी सॉल्व किया है। बयान जो है, असल बयान वो है, अगर बारिश होती है तो मैं छतरी लाऊंगा। अगर का सवाल है ये, तो अगर की कंडीशन क्या होती है, अगर मतलब दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों मुस्बत जुमले होना चाहिए या फिर दोनों मनफी जुमले होना चाहिए। तो अगर बारिश होती है तो मैं छतरी लाऊंगा, तो इसमें 2 कॉम्बिनेशन मिलेंगे हमें। एक तो बारिश हो रही है और छतरी ले आया हूँ, ये वाला कॉम्बिनेशन, या फिर बारिश नहीं हो रही है छतरी नहीं लाया हूँ, ये वाला कॉम्बिनेशन। अब इन दोनों में से हमें राइट वाला सिलेक्ट करना है। तो राइट वाले सिलेक्ट करने के लिए हमें क्वेश्चन में एक हिंट दी गई है कि पहला जुमला दूसरे जुमले की तरफ इशारा कर रहा है। अगर बारिश होती है, ये वाला जुमला दूसरे जुमले की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये जो जुमला है ये पहले कॉम्बिनेशन में मिलेगा हमें, यानी कि पॉजिटिव वाले कॉम्बिनेशन में। तो हम बारिश हो रही है मैं छतरी ले आया हूं, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे आंसर को। तो ऑप्शंस में देखेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन में देखेंगे ए बी सी डी के, तो बारिश हो रही है ए है और मैं छतरी ले आया हूं बी है। तो ए बी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 108। कालाहारी रेगिस्तान डैश के बर्र आज़म में वाक़ है, बर्र आज़म अफ्रीका में वाक़ है। ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 109। अंग काढून घेणे या वाक्य प्रचारचा अर्थ काय? अंग काढून घेणे मराठी कहावत है एक, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से हाथ उठा लेना, यानी कि बरियुस जिम्मा होना, जिम्मेदारी ख़त्म कर देना अपनी उस काम से। तो 4 ऑप्शन है, आंघोळ करणे, जवाबदारी टाळणे, अंगावर मळ काढणे, चोरी करणे। बी वाला ऑप्शन जवाबदारी टाळणे यानी कि जिम्मेदारी को टालना, ये वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। सवाल नंबर 110 है।
झैल के दर्जे झैल सवाल में दिए गए अददी सिलसिले में एक अदद गायब है, अददी सिलसिले को समझकर वो अदद पहचानिए। एक अददी सिलसिला दिया गया है जिसमें से एक नंबर गायब है, कुछ इस तरह से है अददी सिलसिला 4, 7, 11, 18, 29, 47, फिर एक नंबर गायब है, फिर है 123 और फिर है 199। तो ये जो गायब वाला नंबर है ये हमें मालूम करना है। तो अब वो मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पैटर्न पर देखना पड़ेगा। 4 के बाद आ रहा है 7, 7 के बाद आ रहा है 11, तो ये 11 कैसे आ रहा है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। जब हम देखते हैं 4 और 7 को, इन दोनों की जमा अगर करते हैं हम तो 11 आ रहा है, यानी कि 4 में अगला रुकन 7 मिला देंगे तो उसके बाद वाला रुकन मिलेगा। इसी तरह 7 में 11 मिला देंगे, 11 और 7 होता है 18, तो अगला रुकन मिलेगा। 18 और 11 मिला देते हैं दोनों में तो 29 होता है, यानी कि अगला रुकन मिलेगा। 29 में 18 मिला देंगे तो 47 होता है, अगला रुकन मिलेगा। अब ये जो खाली जगह वाला रुकन है इसे मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 47 में 29 को जमा करना पड़ेगा। 47 में 29 को जमा करते हैं अगर कभी हम, तो ये होता है 7 और 9, 16 का 6 हासिल आया 1, 4 2 6 और 1 7, 76। तो इस तरह यहाँ से यहाँ पर 76 आएगा। ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 111। सवाल नंबर 111, दूध वाले के पास दो तरह का दूध है। दूध में पानी की मिलावट के हिसाब से जो रेट होता है उस तरह से दो प्रकार के, दो किस्म का दूध है दूध वाले के पास। एक डब्बे में दूध का फीसद तनासुब 20-80% है, मतलब एक जो डब्बा है उसमें 80% दूध वाला डब्बा है वो, और दूसरा जो है उसमें दूध का फीसदी तनासुब 60% है। मतलब अगर पहले केस में क्या है, अगर 1 लीटर दूध है तो उसमें 800 ml दूध है और 200 ml पानी है, और दूसरे केस में क्या है, अगर 1 लीटर दूध है तो 600 ml पानी है, 600 ml दूध है और 400 ml पानी है। इस तरह से दो किस्म का दूध बनाया गया है। पहले डब्बे में दूध की जो मिकदार है वो 28 लीटर है और दूसरे डब्बे में दूध की मिकदार 32 लीटर है। तो इस तरह से दूध का तनासुब कितने फीसद होगा, दूध का तनासुब निकालना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पूरे मतलब पानी का तनासुब भी और पूरे दूध का तनासुब निकालना पड़ेगा एक्चुअली। तो हम सबसे पहले पूरे दूध का तनासुब निकालेंगे। अब पूरे दूध का तनासुब निकालने के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम। एक है 80% वाला दूध और एक है 60% वाला दूध। 80% वाला दूध कितना है, 28 लीटर है, तो इसे हम 28 से ज़रब कर देंगे। और 60% वाला दूध कितना है, 32 है, तो इसे हम 32 से ज़रब कर देंगे। अब दूध की पूरी क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे, साथ ही साथ सिंप्लीफाई करेंगे। ये सिफर और ये सिफर जाएगा, ये सिफर ये सिफर जाएगा, बचेगा क्या, 28 ज़रब 8 बटे 10 जमा 32 ज़रब 6 बटे 10। 28 को 8 से ज़रब करते हैं तो 224 आता है, 32 को 6 से ज़रब करते हैं तो 152 आता है। तो इस तरह से 224 बटे 10 हो जाएगा और 152 बटे 10 हो जाएगा। 224 और 152 इन दोनों की जमा होगी और नीचे 10 एज इट इज़ लिखेंगे हम, क्योंकि ये हम नसब कसर है, दोनों का नसब नुमा सेम है, तो ऊपर शुमार कुनिंदों को जमा कर देंगे। 224 और 152 होता है 416, 416 बटे 10 यानी कि 41.6। 416 को 10 से तकसीम करेंगे तो 41.6 आएगा। अब ये देखिए 41.6 जो है ये दूध की क्वांटिटी है, किसके अंदर, टोटल दूध में। अब टोटल दूध कितना है, एक तो 28 लीटर वाला है और दूसरा 32 लीटर वाला है, यानी कि 60 लीटर जो मिक्सचर है दूध और पानी का, उसके अंदर 41.6 लीटर दूध है।
तो हमें क्या करना है, दूध का तनासुब निकालना है, यानी कि फीसदी निकालना है। तो फीसदी के तरीके से निकाल लेंगे हम। 60 लीटर दूध में, 60 लीटर मिक्सचर में 41.6 लीटर दूध है, तो उसका फीसदी कितना होगा, यानी कि 100 में से कितनी क्वांटिटी होगी वो। x मालूम करने के लिए 100 को उधर लेकर जाएंगे हम, ये हो जाएगा 41.6 ज़रब 100 बटे 60, एक सिफर जाएगा, एक सिफर जाएगा, x मसावी होगा 416 बटे 6। अब ये 416 क्यों हुआ, 41.6 को 10 से ज़रब दिया तो अशारिया एक मुकाम राइट में शिफ्ट हुआ, 416 बन गया वो। अब 416 को 6 से तकसीम कर देंगे हम, 416 को 6 से तकसीम किया, 4 नहीं आता है, 41 लेंगे, 4 छंग 36, सॉरी 6 छंग 36, तो ये आएगा 6, 11 में से 6 गया बचा 5, 3 में से 3 गया बचा 0, 6 को नीचे लेंगे हम, 6 7 42, 6 8 48, 6 ना है 54, 54 लेंगे, तफरीक करेंगे, बचेगा 2। अब 6 के पहाड़े में 2 नहीं आता है, छोटा है उससे, तो यहाँ पर अशारिया लगाएंगे और यहाँ पर 0 ले लेंगे, ये हो जाएगा 6 तिया 18, 20 में से 18 गया बचा 2, यहाँ पर 0 लगाएंगे, 6 तिया 18। अब इस तरह से ये 3 3 3 3 आगे आता रहेगा, यानी कि जो राइट आंसर रहेगा वो 69.33 ये रहेगा। ऑप्शंस में बी वाला ऑप्शन दिया गया है वो 69.33। नेक्स्ट है सवाल नंबर 112, मंदरजा झैल कसरों में से सबसे बड़ी कसर तलाश करें। 17/23, 27/33, 37/43, 47/53, इस तरह की कसरें दी गई है। इस तरह का सवाल अगर आता है आपको तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि कसर के नसबनुमा और शुमार कुनिंदों के दरमियान जो फ़र्क है वो कैसा है, मसावी है या नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर हम 17 और 23 का फ़र्क देखेंगे तो 6 आता है, 27 और 33 का फ़र्क देखेंगे तो ये भी 6 है, 37 और 43 का फ़र्क अगर देखेंगे तो ये भी 6 होगा, 47 और 53 का भी फ़र्क देखेंगे तो ये भी 6 होगा। तो मतलब दी गई तमाम कसरों के दरमियान जो फ़र्क है वो 6 है, इसलिए सबसे बड़े नंबर वाली जो कसर है वो जो कसर रहेगी सबसे बड़ी रहेगी। याद रखिएगा, जब नसब नुमा और शुमार कुनिंदों के दरमियान फ़र्क मसावी होता है तो बड़े आदाद वाली कसर जो होती है, बड़े नसब नुमा और शुमार कुनिंदा वाली कसर जो होती है वो सबसे बड़ी कसर होती है। यहाँ पर 47/53 सबसे बड़े नसब नुमा और शुमार कुनिंदे वाली कसर है, इसलिए ऑप्शन डी राइट ऑप्शन रहेगा। ये था सवाल नंबर 112। सवाल नंबर 113 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। 5, 8, 11, 14 इस हिसाबी तसाउद में, हिसाबी तसाउद का सवाल है असल में ये सवाल इस तरह से, दर्जे झैल तवातुर में 323 कौन से मुकाम का रुकन है। 5, 8, 11, 14, 333। 333 कौन से नंबर पर है ये हमें निकालना है। तवातुर लिख लेंगे हम, 5, 8, 11 से लेके 333। अब इसके अंदर ए जो है वो है 5, डी जो है, डी यानी कि 2 अरकान के दरमियान का फ़र्क वो है 3 है। 323 ये टीएन हो जाएगा। अब ये कौन से मुकाम पर है, टीएन यानी कि एन मुकाम वाला रुकन, तो हमें एन की कीमत निकालना है। 10th स्टैंडर्ड के सबक हिसाबी तसाउद में ये पूरा डिटेल में दिया गया है। फार्मूला जो है वो है टीएन मसावी ए जमा एन मनफी 1 डी। इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे हम। टीएन की जगह पे रखेंगे 323 को, मसावी 5 जमा एन की कीमत निकालनी है हमें, तो n-1 एज इट इज़ आएगा, डी जो रहेगा वो ज़रब 3 होगा। ये 5 जमा में है इस पूरे टर्म के साथ, उसे इधर लेकर आएंगे। 323 - 5 मसावी n-1 ज़रब 3। 323 - 5 होता है 318 मसावी n-1 ज़रब 3। ये जो
3 है ये पूरे ब्रैकेट के साथ ज़रब में है, इधर लेकर आएंगे तो तफरीक में हो जाएगा, तो n-1 मसावी होगा 318/3, 3 एकन 3, 1 आ रहा है जो कि 3 से छोटा है इसलिए यहाँ पर सिफर लिखेंगे और फिर 1 के साथ 8 को मिलाएंगे, 18 हो जाएगा, वो 3 छंग 18, 106/1 यानी कि n मसावी होगा 106। अब n-1 मसावी होगा 106, n की कीमत निकालना है, -1 को इधर लेकर आएंगे, जमा 1 हो जाएगा, 106 जमा 1, तो इस तरह से n की जो कीमत रहेगी वो रहेगी 107, यानी कि 323 जो है वो 107वें मुकाम पर है। तो ऑप्शन बी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा, 107। सवाल नंबर 114, क्रायोजेनिक्स क्या है? बरदजा जिसे कहते हैं उर्दू में, वो क्या है? ऑप्शन है टाइप ऑफ टैंक, दूसरा है एक किस्म का टैंक है, दूसरा है कम दर्जे हरारत पर मटेरियल और मवाद का मुताला, तीसरा है रेडियो एक्टिव अनासर का मुताला, तीसरा है उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। क्रायोजेनिक्स जो है ये फिजिक्स की ब्रांच है, इल्म तबैयात की एक शाख है जिसमें चीज़ों को कम दर्जे हरारत पर स्टडी किया जाता है, मतलब कम दर्जे हरारत वाली चीज़ों को स्टडी किया जाता है उसमें। तो ऑप्शन बी जो है वो वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट 115, मंदर जैसा सवाल में दिए गए मुतबादिल में से मुतारका हुर्फ मुंतखब कीजिए। इजी सिंपल सवाल है एकदम। 49 का रिलेशन दे रहा है 81 से और दूसरी जोड़ी में 64 का रिलेशन किससे है वो हमें निकालना है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो 49 जो है ये 7 का मुरब्बा है और 81 जो है ये 9 का मुरब्बा है। तो इस तरह से 64 किसका मुरब्बा है देखेंगे हम, 64 जो है वो 8 का मुरब्बा है। 7 और 9 के दरमियान जो फ़र्क है वो 2 का फ़र्क है, तो इसके रिलेशन में ऐसा नंबर आना चाहिए जो फ़र्क 2 दे, जो कि 10 होता है। तो यहाँ पर 10 का मुरब्बा रहेगा, तो 10 का मुरब्बा होता है 100, तो 100 वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 116, मशरूम खुद इनकी अपनी खुराक नहीं बना सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, इनमें फोटोट्रोपिज्म की कमी होती है, वो जड़ों की कमी की वजह से पानी सोख नहीं पाते। अब बेसिक सा सवाल है कि कोई भी नबातात अपनी ग़िज़ा बनाता है सब्ज़ मायना की वजह से, जिसे इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। तो मशरूम के अंदर सब्ज़ मायना यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकता है। ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा, इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है। सवाल नंबर 117, मंदरजा झैल में से सही जवाब का इंतखाब। झैल में दिए गए बयान ए और वजह आर, ए जो है असर्शन यानी कि बयान और वजह आर यानी कि रीज़न के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। बयान दिया गया है नमक शामिल करने से खाने को उबलने में मदद मिलती है। खाने में जब हम नमक मिलाते हैं तो वो जल्दी उबलता है। वजह रीज़न उसका नमक शामिल करने से पानी के नुक्ते उबाल में इजाफा होता है। ऑप्शन यहीं देख लेंगे हम। ए वाला ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, मतलब असर्शन और रीज़न दोनों सही है और आर ए की सही दुरुस्त वजाहत करता है, मतलब रीज़न जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन देता है। ए और आर दोनों सही है, बी वाला ऑप्शन जो है, लेकिन आर ए की दुरुस्त वजाहत नहीं करता है। ए सही है मगर आर गलत है, ए गलत है मगर आर सही है। तो इसमें से नीचे के तीनों जो है वो रॉन्ग है। पहला वाला ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, ये बात सही है, और आर वाला जो एक्सप्लेनेशन है मतलब रीज़न जो है वो ए का राइट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इस तरह से ए वाला जो ऑप्शन रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 118, दर्जे झैल में से कौन सा बयान सही है? इसे भी हम यहाँ से पढ़ लेंगे। क़िता ख़त के 2 इख्तितामी नुक़ात होते हैं, क़िता ख़त के इख्तितामी नुक़ात नहीं होते हैं। ख़त का एक इख्तितामी नुक़्ता होता है, ख़त के 2 इख्तितामी नुक़ात होते हैं।
अब खत और क़िता खत क्या है थोड़ा सा देख लेंगे हम। एक पॉइंट से स्टार्ट होकर जो लाइन निकलती है उसे हम खत कहते हैं, और इसका कोई एक हिस्सा मान लेते हैं अगर कभी हम, तो उसे क़िता खत कहते हैं। क़िता यानी कि टुकड़ा। तो अब अगर यहाँ देखेंगे हम तो क़िता खत के 2 इख्तितामी नुकात होते हैं, ये राइट बात है। खत का एक इख्तितामी नुक्ता होता है, ये भी राइट बात है। क़िता खत के इख्तितामी नुकात नहीं होते हैं, गलत है। खत के 2 इख्तितामी नुकात होते हैं, ये भी गलत है। हमें क्या करना है, राइट बात निकालनी है इसमें। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। क्योंकि अब इसमें से 2 की बात कर रहे हैं हम, तो ख़त का एक इख्तितामी नुक्ता होता है। ख़त का कोई इख्तितामी नुक्ता नहीं होता है, उसका शुरुआती नुक्ता होता है जिसे मब्दा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी भी एक्चुअली रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। क़िता खत के 2 इख्तितामी नुकात होते हैं। ये था सवाल नंबर 118। सवाल नंबर 119 की जानी बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिटी इन यूरोप। यूरोप का शहर हमें पहचानना है, बताना है कौन सा है। सबसे पहला है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया जो है ये सदर मुकाम है, राजधानी है ब्राज़ील की, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, जनूबी अमेरिका में है। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक स्टेट है यूएसए का। हाँ, न्यूयॉर्क सिटी है, लेकिन न्यूयॉर्क अगर बात कर रहे हैं हम तो वो स्टेट है, रियासत है, तो ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है बर्लिन। बर्लिन जर्मनी में है, जर्मनी यूरोप में है। उसके बाद वाला ऑप्शन बीजिंग है। बीजिंग चाइना का सदर मुकाम है, जो कि बर्र-ए-आज़म एशिया में है। इस तरह से सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा, बर्लिन। नेक्स्ट है 120। सवाल नंबर 120 को भी देख लेंगे हम यहाँ पर एक बार। अगर जमा का मतलब मनफी, मनफी का मतलब ज़रब, ज़रब का मतलब तकसीम, और तकसीम का मतलब जमा हो तो 10 ज़रब 5 तकसीम 3 मनफी 2 जमा 3 की कीमत हमें निकालना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या किया है, जमा को चेंज किया है मनफी से, मनफी को चेंज किया है ज़रब से, ज़रब को चेंज किया है तकसीम से, और तकसीम को चेंज किया है जमा से। हमें क्या करना है, कीमत निकालना है एक रियाजियाती बयान की। 10 ज़रब 5 तकसीम 3 मनफी 2 जमा 3 इसकी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जमा की बजाय मनफी रख देंगे, मनफी की बजाय ज़रब, ज़रब की बजाय तकसीम, तकसीम की बजाय जमा। 10 ज़रब, ज़रब की बजाय आ रहा है तकसीम, तो यह होगा तकसीम। फिर तकसीम है, तकसीम की बजाय आ रहा है जमा, तो यहाँ पर आएगा जमा 3। मनफी, मनफी चेंज हो रहा है ज़रब में, तो यहाँ पर आएगा ज़रब, आगे रहेगा 2। जमा चेंज हो रहा है मनफी में, तो यहाँ पर रहेगा मनफी 3। अब इसे क्या करेंगे, हम बॉडमास रूल के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। बॉडमास रूल में पहले तकसीम होता है, फिर ज़रब होता है, और फिर जमा होता है, फिर मनफी होता है। तो इसलिए सबसे पहले 10 को हम 5 से तकसीम कर देंगे। 10 को 5 से तकसीम करने पर 2 आता है जवाब। ये हो जाएगा 2 जमा 3 ज़रब 2 मनफी 3। बॉडमास रूल में तकसीम के बाद ज़रब होती है, तो 3 और 2 का ज़रब करेंगे हम, 2 को एज इट इज़ रखेंगे। 2 जमा 3 दूनी 6 मनफी 3। ज़रब के बाद जमा करना होता है, तो 2 और 6 की जमा करेंगे, 8 मनफी 3। 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5। 5 वाला ऑप्शन राइट रहेगा, जो कि ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 121। दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश करो। ऑड वन आउट करना है हमें एक्चुअली। ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 9। 3 4 5 9, इसके अंदर से ऑड कौन सा लग रहा है हमें, 4। क्यों, क्योंकि ये जुफ्त है, बाकी के आदाद ताक आदाद है, इसलिए ऑप्शन बी राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, बयान दिया गया है और उसमें से निकालना है
122 डायरेक्ट बोला है, बयान दिया गया है और उसके एक्शंस क्या राइट है वो निकालना है हमें। बयान, बर्फबारी में हद नज़र कम होने की वजह से हिमालय में ट्रैफिक हादसात की तादाद बढ़ती रहती है। बर्फबारी होने की वजह से हद नज़र कम हो जाती है, मतलब दूर से आने वाली गाड़ियाँ मुश्किल से दिखाई देती है, तो इससे हादसात होते हैं। अब इन हादसात को टालने के लिए क्या करना चाहिए वो लाहे अमल दे रहा है, तो इसमें से कौन सा लाहे अमल सही है वो हमें चूज़ करना है। पहला है, बर्फबारी के दौरान सफ़ेद गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की हौसला शिकनी की जाए, मतलब लोगों से कहा जाए कि सफ़ेद गाड़ियाँ इस्तेमाल मत करो। दूसरा है, हिमालय में लाल रंग के अलावा बाकी तमाम गाड़ियों पर पाबंदी लगा दे। हिमालय में लाल रंग की गाड़ी ही आना चाहिए अंदर, उसके अलावा बाकी कोई भी कलर की गाड़ी नहीं आना चाहिए। इस तरह से दूसरा लाहे अमल है। अब इसमें पहला वाला जो है वो करेक्ट लग रहा है हमें, क्योंकि सफ़ेद गाड़ियाँ दिखने में दुश्वारी होती है और उसकी हौसला शिकनी की जाए बोल रहा है, ऐसा कंपलसरी नहीं किया जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन राइट के नियर है। दूसरा वाला ऑप्शन पाबंदी लगा दे यानी कि एकदम कंपलसरी कर दो बोल रहा है, तो ये मुनासिब नहीं लग रहा है हमें। तो सिर्फ एक सही है, सिर्फ दो सही है, एक या दो सही है, ना एक और ना ही दो सही है, तो इसमें से हम सिर्फ एक सही है यानी कि ऑप्शन ए वाला आंसर चूज करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 123। सवाल नंबर 123 वही सवाल है, सिटिंग अरेंजमेंट वाला सवाल। पूरी इंफॉर्मेशन सेम है, सिर्फ हमसे जो बयानात पूछ रहा है उसमें से कौन सा बयान दुरुस्त है ये पूछ रहा है हमसे। 3 बयानात दिए गए हैं। पहला बयान है, डी ई के बाएं जानिब तीसरे मुकाम पर है। डी जो है वो ई से लेफ्ट साइड में बैठा है 3rd नंबर पर। डी ई के बाएं जानिब 5वें मुकाम पर है। डी ई से लेफ्ट में 5वें नंबर पर बैठा है। और तीसरा बयान है, ए और एफ एक दूसरे के बगल में है। ए और एफ दोनों एक दूसरे के बगल में है। इन तीनों में से कौन सा बयान दुरुस्त है वो हमें निकालना है। पहला दिया गया है, डी ई के बाएं जानिब तीसरे मुकाम पर है। डी ई के बाएं जानिब तीसरे मुकाम पर। ई का लेफ्ट, ये है ई का लेफ्ट, तीसरा मुकाम पहला दूसरा तीसरा, तो ये वाला जो ऑप्शन है, मतलब ये वाला जो बयान है वो राइट है। बयान नंबर 1 राइट है। दूसरा है, डी ई के बाएं जानिब 5वें मुकाम पर है। अब ऊपर वाला तीसरे मुकाम पर राइट हो गया, तो नीचे वाला 5वें मुकाम वाला ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। दोनों सेम है, सिर्फ तीसरे और 5वें का डिफरेंस है, तो सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। पहला बयान राइट, सेकंड वाला रॉन्ग। ए और एफ एक दूसरे के बगल में है। ए और एफ एक दूसरे के बगल में है। ए और एफ एक दूसरे के बगल में नहीं है। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। ये वाला जो है इसे हम दाएं जानिब लेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन में राइट साइड बोला है। तो पहला वाला बयान राइट है। अब दूसरे वाले बयान में हमें क्या करना है, डी की पोजीशन देखना है ई के रिस्पेक्ट में राइट साइड से। अगर वो 5वें मुकाम पर है तो ये बयान भी राइट होगा। डी जो है यहाँ पर है, ई जो यहाँ पर है। ई से 5वां मुकाम राइट से, राइट ई का ये है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5वें मुकाम पर है, तो दूसरा वाला बयान राइट है एक्चुअली। और तीसरा बयान, ए और एफ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन 1 और 2 बयान वाला जो सही है वो राइट रहेगा। पहला ऑप्शन ए है सिर्फ एक, बी है सिर्फ दो, सी है सिर्फ एक और दो, और डी है सिर्फ 2 और 3। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। ये था सवाल नंबर 123। सवाल नंबर 124 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 124 में हमसे कहा गया है इस तरह से, दर्ज झेल सवाल में 2 बयानात और 2 नतायज दिए गए हैं। 1 और 2 ये जो है ये नतायज हैं। दिए गए बयानात को सही मानकर दर्ज झेल मुतबादिलात में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। बयानात, तमाम खिलाड़ी तंबाकू नोश हैं।
कुछ तंबाकूनोश शराब के आदी है। ये दो बयान दिए गए हैं, नताइज दिए गए हैं, मतलब इन दोनों बयानात को मद्देनज़र रखकर नतीजा निकाला गया है। तो कौन सा नतीजा सही है वो हमें ढूंढना है। पहला नतीजा जो है वो तमाम तंबाकूनोश खिलाड़ी है, और दूसरा नतीजा जो है कुछ शराब के आदी तंबाकूनोश है। अब इस सवाल को हम वेन डायग्राम की मदद से एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो जुमला बोल रहा है, हमें क्या बोल रहा है, तमाम खिलाड़ी तंबाकूनोश है, मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं वो क्या है, सब स्मोकर्स है। तो प्लेयर्स ये जो रहेगा ये छोटा सेट रहेगा, और स्मोकर्स जो रहेगा ये बड़ा सेट रहेगा। तो इस तरह से P को हम S के अंदर यानी कि स्मोकर्स के अंदर लेंगे। ये आ गया हमारा पहला वाला बयान। अब बोल रहा है हमें कुछ तंबाकूनोश शराब के आदी है। अब ये स्मोकर्स है पूरे इस बॉक्स के अंदर, तो इसमें से कुछ जो है वो क्या है, शराब के आदी है। तो कुछ के लिए मान लीजिए इतने जो है वो शराब के आदी है, तो यहाँ पर ये जो रहेगा ये वाइन वाला, मतलब वाइन एडिक्टेड पीपल का रहेगा। तो इस तरह से ये जो प्रोपोर्शन होगा ये स्मोकर्स भी है और वाइन एडिक्ट भी है। ये जो पोर्शन है ये सिर्फ प्लेयर्स है, ऐसे प्लेयर्स जो स्मोकर्स भी है, तमाम प्लेयर्स स्मोकर्स है ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सूरत हाल सामने आएगी। अब हमें दो बातें बता रहा है, नताइज बता रहा है। तमाम तंबाकूनोश खिलाड़ी है, तमाम तंबाकूनोश खिलाड़ी है, ये स्मोकर्स है पूरे, जो कि सबके सब खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ इसके अंदर है, राइट। तो ये जो पहला वाला जो बयान रहेगा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ शराब के आदी तंबाकूनोश है। अब ये पूरे शराब के आदी है, उसमें से कुछ है जो तंबाकूनोश भी है, यानी कि स्मोकर्स भी है। तो ये वाला बयान जो है वो राइट रहेगा। इस तरह से सेकेंड वाला बयान राइट मान के चलेंगे, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम। सिर्फ नतीजा एक सही है, सिर्फ नतीजा दो सही है, सिर्फ नतीजा एक और नतीजा दो दोनों सही है, नतीजा एक और नतीजा दो दोनों गलत है। तो ऑप्शन बी जो है सिर्फ नतीजा दो सही है, ये राइट ऑप्शन रहेगा। ये था सवाल नंबर 124। सवाल नंबर 125 की जानिब बढ़ेंगे हम। दी गई फिगर में कितने मुरब्बे हैं, दी गई शक्ल में कितने मुरब्बे हैं। शक्ल कुछ इस तरह से दे रहा है हमें, एक बड़ा मुरब्बा, ये एक हो गया। अब इसके अंदर चार छोटे मुरब्बे, ये 1 2 3 4, तो ये 1 + 4 हो गया। इस तरह से चार, फिर उसके अंदर इस तरह से दे रहा है, तो ये चार हो जाएंगे, 1 2 3 4 + 4, तो ये हुए कितने, 9। अब ये वाला जो है, ये वाला, ये भी एक मुरब्बा हमें देखना पड़ेगा। ये एक मुरब्बा बनाने की वजह से चार छोटे छोटे मुरब्बे बन गए हैं, तो ये 1 + 4 और बड़े वाला भी 1 + 4। तो इस तरह से टोटल जो रहेंगे वो 10 मुरब्बे रहेंगे। इस तरह से ये सवाल नंबर 125 था, जो कि पार्ट 5 था पेपर 1 का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पार्ट 6 करेंगे, सवाल नंबर 126 से सवाल नंबर 150 तक।